पुनर्योगज डीएनए तकनीक की प्रक्रिया, ये प्रोसेस कैसे होता है। बहुत सारे साधन अपन ने इसके पढ़े, कई एंजाइम्स पढ़े, आणविक कैंचियाँ पढ़ी, अपन ने वेक्टर के बारे में पढ़ा, प्लाज्मिड, जीवाणु भोजी, कई सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अब इन सब का प्रयोग करते हुए और ये प्रक्रिया कैसे पूर्ण होती है, ये अपन यहाँ पढ़ेंगे। तो ये बच्चों इतनी सरल प्रक्रिया नहीं है, जैसा नाम से पता चल रहा है पुनर्योगज डीएनए टेक्निक, लेकिन ये एक बहुत ही जटिल और अनेक पदों वाली, बहुत सारे स्टेप्स इसके हैं। तो यहाँ सबसे पहले अपन इसके प्रमुख पद देखेंगे। 7 प्रमुख पद में इनको बांटा है अपन ने। आनुवंशिक पदार्थ डीएनए को अलग करना, पृथक्करण या विलगन। तो पहले स्टेप में आनुवंशिक पदार्थ क्या है हमारा, डीएनए, उसको कैसे अलग करेंगे। दूसरा, डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटना। डीएनए को काटने का काम किसकी मदद से हो रहा है, प्रतिबंधन एंजाइम की मदद से, वो इसका दूसरा प्रोसेस है। तीसरे प्रोसेस में पुनर्योगज डीएनए का 2 डीएनए को जोड़ना, लाइगेज एंजाइम से 2 डीएनए को जोड़ना, एक वाहक का डीएनए और एक वांछित डीएनए, दोनों को ऐड करना। उनके ऐड करने से क्या बन रहा है, पुनर्योगज डीएनए। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये एक बहुत लंबी क्रिया है जिससे कि कई सारी प्रतियां बन जाती हैं, पीसीआर भी इसे कहते हैं। इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। अगला है पुनर्योगज डीएनए का परपोषी कोशिका में स्थानांतरण। अब जिसके अंदर वो वांछित पुनर्योगज डीएनए डालना है, उसमें उसका स्थानांतरण। छठा बिंदु है परपोषी कोशिका का व्यापक पैमाने पर, बहुत लार्ज स्केल पर उनको संवर्धन करना या उनको बनाना। और अंतिम है वांछित उत्पाद का निष्कर्षण, उसको अलग निष्कर्षित करना, जो निष्कर्षण की क्रिया अनुप्रवाह संसाधन भी कही जाती है। तो ये 7 प्रोसेसेस के द्वारा ये पुनर्योगज डीएनए की जैव प्रौद्योगिकी की जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, इसकी प्रक्रिया पूरी होती है। तो अब स्टेप बाय स्टेप एक एक पद के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है आनुवंशिक पदार्थ डीएनए का विलगन या पृथक्करण। विलगन यानी अलग करना, उसको पृथक करना। अब डीएनए कहाँ पे है, कोशिका के केंद्रक के अंदर है। केंद्रक के अंदर गुणसूत्र के ऊपर जीन के रूप में डीएनए मौजूद है। अब सभी जीवों में आनुवंशिक पदार्थ क्या है, न्यूक्लिक अम्ल, तथा कोशिकीय जीवों में क्या है, डीएनए। कुछ ऐसे भी हैं जिनमें जो प्रोकैरियोटिक्स है उनमें आरएनए हो सकता है, बाकी सभी में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के काटने के लिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कब काटेगा, कब अपना काम करेगा, जब डीएनए शुद्ध रूप में हो, मतलब डायरेक्ट डीएनए कई आवरणों से घिरा हुआ नहीं हो, डीएनए किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं हो। तो इस तरीके से डीएनए कुछ चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ रहता है, तो उसको उस पर तभी ये आणविक कैंचियाँ कार्य कर पाएंगी जब वो शुद्ध रूप में अलग होगा। तो डीएनए को इन कैंचियों के काटने के लिए डीएनए का शुद्ध रूप में होना आवश्यक है। तो शुद्ध कैसे करेंगे हम इसको, चूंकि डीएनए केंद्रक में स्थित होता है, अतः इस तक पहुंचने के लिए विभिन्न झिल्लियों, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, ये एक कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र है, और गुणसूत्र के ऊपर क्या है, जीन्स, और जीन्स किससे मिलके बने हैं, डीएनए खंड से। और अगर ये पादप कोशिका है तो इसके बाहर एक कोशिका भित्ति है। ये क्या है, भित्ति। ये क्या है, ये क्या है, कोशिका झिल्ली। और इसके बाद क्या है, कोशिका द्रव्य। इसके बाद ये क्या है, केंद्रक झिल्ली। केंद्रक के चारों ओर भी आवरण है, यह है केंद्रक झिल्ली। उसके बाद ये क्या है, गुणसूत्र। इन गुणसूत्र पर भी डीएनए
सीधा लगा हुआ नहीं है, डीएनए कुछ हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ तक जो गुणसूत्र के ऊपर जो हमें क्या चाहिए, शुद्ध डीएनए, तो उसके लिए हमें कितने प्रोसेसेस से उसको अलग करना पड़ेगा। तो ये क्रिया कैसे की जाती है, इसके लिए वांछित डीएनए युक्त कोशिकाओं को 3 चीज़ें हैं, लाइसोजाइम, सेलुलेज और काइटिनेज जैसी कोशिका है उसके आधार पर ही एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। इनसे संसाधित करने पर डीएनए जो है वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। लाइसोजाइम से, सेलुलोज से, अगर प्लांट है, कोशिका भित्ति है तो सेलुलेज एंजाइम लेना पड़ेगा, कवक है तो काइटिनेज से संसाधित करना पड़ेगा। यूकैरियोट्स में जो क्या होता है, जो यूकैरियोट्स जो विकसित कोशिकाएं हैं, इनमें अणु किससे जुड़े हुए हैं, हिस्टोन प्रोटीन के साथ। किसके अणु, डीएनए के अणु किससे गुथे हुए हैं, हिस्टोन प्रोटीन से। आरएनए व हिस्टोन प्रोटीन को अलग, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन दोनों यूकैरियोट्स में डीएनए के साथ मिलते हैं, किस पर, गुणसूत्र के ऊपर। इनको अलग करने के लिए, हिस्टोन प्रोटीन को अलग करने के लिए क्या काम में लिया जाता है, प्रोटीएज, और आरएनए को अलग करने के लिए क्या काम में लिया जाता है, राइबो न्यूक्लियस। तो ये कुछ एंजाइम मैंने बताया था बच्चों, अंत में एज लगा होता है, तो ये कुछ एंजाइम है हिस्टोन प्रोटीन को अलग करने के लिए प्रोटीएज और आरएनए को अलग करने के लिए राइबो न्यूक्लियस से क्या किया जाता है, उपचारित किया जाता है। इससे क्या होता है कि डीएनए विशुद्ध रूप में अलग प्राप्त हो जाता है। पृथक किए डीएनए को उचित उपचार द्वारा अन्य अणुओं से पृथक कर शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है। हमें क्यों शुद्ध रूप में प्राप्त करना है, क्योंकि डीएनए पर प्रतिबंधन एंजाइम है वो तभी काम कर सकेगा जब वो शुद्ध रूप में, और तभी ये क्रिया शुरू हो सकेगी। तो इस टेक्निक के माध्यम से कुछ प्रोटीन्स का उपयोग करके हम आनुवंशिक पदार्थ डीएनए को शुद्ध रूप में प्राप्त करते हैं। अंत में क्या करते हैं, जो यह शुद्ध रूप में प्राप्त हुआ है इसे द्रुत शीतित इथेनॉल मिलाने से ये अवक्षेपित हो जाता है। द्रुत शीतित मतलब एकदम से ठंडा, चिल्ड एल्कोहल उसमें मिक्स कर दिया जाता है। जिस पात्र में अपन ने इसको अलग किया था तो क्या होता है, डीएनए अवक्षेपित हो जाता है। अवक्षेपित हो जाता है मतलब अलग लिक्विड में अलग रूप से दिखाई देता है। जैसे अपन दूध को फाड़ते हैं तो वो पनीर के रूप में अवक्षेपित हो जाता है, पनीर, गाढ़ा पनीर बन जाता है। जैसे दूध से पनीर अलग होता है, ऐसे ही इस क्रिया में ये अवक्षेपित हो जाता है। किसके रूप में, निलंबन में तैरता हुआ, निलंबन यानी तैरता हुआ महीन धागों के रूप में। तो ये चित्र में अपन देख रहे हैं, ये जो बीच में दिखाई दे रहा है ये डीएनए है, और आगे इसको स्पूलिंग क्रिया है जिसकी सहायता से इसको पृथक, स्पूलिंग मतलब एक प्रकार का ये स्पून जैसा है कि फनल के साथ, जिससे अपन ने इस डीएनए को शुद्ध रूप में अलग कर लिया। तो सबसे पहला पद जो था पुनर्योगज डीएनए टेक्निक का वो यही था, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए को अलग करना, पृथक करना या उसको शुद्ध रूप में प्राप्त करना। तो इस तरीके से अपन स्पूलिंग विधि से इस चित्र में दिखाए अनुसार डीएनए को अलग कर लेते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, दूसरा प्रोसेस, जब डीएनए अलग हो गया तो डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटना। अब ये विशिष्ट स्थलों पर काटने का काम कौन करेगा, प्रतिबंधन एंजाइम, जिन्हें हम आणविक कैंचियां भी कहते हैं। शोधित डीएनए अणुओं के साथ साथ प्रतिबंधित एंजाइम को इष्टतम, ये इष्टतम परिस्थितियां कौन सी है, जहां पर ताप, इसमें क्या होता है इष्टतम परिस्थितियों में, ताप, दाब और पीएच बिल्कुल उपयुक्त रखी जाती है, बिल्कुल ऑप्टिमम रखी जाती है। ना तो बहुत हाई टेम्परेचर, ना लो टेम्परेचर, ना बहुत ज़्यादा दाब, ना बहुत कम दाब, और पीएच भी बिल्कुल सामान्य रखी जाती है। तो इन परिस्थितियों, ये सब जब सामान्य बिल्कुल अनुकूलतम रखी जाती हैं और प्रतिबंधन एंजाइम और डीएनए को एक साथ रखा जाता है, जिससे कि प्रतिबंधन एंजाइम का पाचन होता है, वो उसको डीएनए को काटने का काम करता है। इसका जो नियंत्रण है, इस प्रतिबंधन एंजाइम की क्रिया का जो नियंत्रण है, इस नियंत्रण को कौन करता है, एगारोस जेल से इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा किया
जाता है। हमने पढ़ा है एगारोस जेल से डीएनए के खंडों को अलग अलग किया जाता है, जिससे कि वो आकार के हिसाब से सबसे छोटा खंड सबसे आगे, उसके बाद बड़ा, उसके बाद और बड़ा, और ये अलग अलग कॉलम्स में एकत्रित हो जाते हैं। ऋणावेशित डीएनए अणु धनावेशित एनोड की ओर, क्योंकि कैसा है डीएनए अणु, स्वयं ऋणावेशित है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या किया जाता है, एगारोस जेल के अलग अलग खंड बने होते हैं और उसको इलेक्ट्रोड से एनोड से जोड़ दिया जाता है। इलेक्ट्रोड जो एनोड है वो धनावेशित है, डीएनए कैसा है, ऋणावेशित। तो जो सबसे छोटे डीएनए के खंड हैं वो सबसे पहले एनोड की तरफ पहुंचते हैं और फिर आकार के हिसाब से अलग अलग थोड़े थोड़े समय बाद वो अलग अलग कॉलम्स में इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर प्रतिबंधन एंजाइम की मदद से इष्टतम परिस्थितियों में रखने पर इस तरीके से डीएनए जो है वो गतिमान होता है। उपयुक्त प्रक्रिया वाहक डीएनए, तो ये तो अभी हमने कौन सा डीएनए लिया, जो वांछित डीएनए था उसको इस तरीके से शुद्ध किया। ठीक ऐसे ही वाहक डीएनए के साथ भी दोनों डीएनए को जोड़ना है, तो दोनों डीएनए को काटा भी किससे जाएगा, एक ही प्रतिबंधन एंजाइम से, तभी उसमें वो चिपचिपे सिरे बनेंगे और वो आपस में चिपक जाएंगे। पढ़ा है हमने प्रतिबंधन एंजाइम में। तो यहाँ पर जो क्रिया अपन ने वांछित डीएनए के साथ दोहराई थी वही क्रिया हम वाहक डीएनए के साथ भी दोहराते हैं, उसे भी प्रतिबंधन एंजाइम के साथ इष्टतम परिस्थितियों में रखा जाता है। स्रोत डीएनए और वाहक डीएनए एक ही विशिष्ट प्रतिबंधन एंजाइम से काटे जाते हैं। दोनों का पहचान का एक ही अनुक्रम होता है, दोनों को एक ही प्रतिबंधन एंजाइम काटता है ताकि दो चिपचिपे सिरे बन जाते हैं जो बाद में आपस में जुड़ जाते हैं। अगला प्रोसेस देखते हैं बच्चों, पुनर्योगज डीएनए का निर्माण। तो पुनर्योगज कुछ भी नहीं है, वांछित डीएनए और वाहक डीएनए दोनों को जोड़कर जो डीएनए बना है वही हमारा पुनर्योगज डीएनए है। वो दोनों को जोड़ने का काम करना है। अब जोड़ने का काम हमने पढ़ा है, साधनों में कौन करता है, लाइगेज एंजाइम। तो स्रोत डीएनए को कटे हुए वांछित डीएनए खंड को स्रोत डीएनए प्लस वांछित डीएनए किसकी उपस्थिति में, लाइगेज एंजाइम, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो स्रोत डीएनए और वाहक डीएनए को, वांछित डीएनए को जो लाइगेज एंजाइम द्वारा वाहक संवाहक, वाहक या संवाहक एक ही चीज़ है, वाहक को वेक्टर को ही संवाहक भी कहा जाता है, इसके साथ जोड़ दिया जाता है। वांछित डीएनए के वाहक डीएनए से जोड़ने से पुनर्योगज डीएनए का निर्माण हो जाता है। आगे चलते हैं, अगला है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज, पॉलीमर पी, चेन सी, आर रिएक्शन, कंबाइंड रूप से इसको कहते हैं पीसीआर। चेन, जैसे चेन में कई कड़ियाँ होती हैं ऐसे ही पॉलीमर्स की कई कड़ियाँ बन जाती हैं। तो पीसीआर का सबसे पहले किसने पता लगाया, पीसीआर का आविष्कार कैरीमुलिस एक वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने 1985 में किया। बहुत समय पुरानी बात नहीं है ये, 1985 ने सबसे पहले इस पुनर्योगज टेक्निक की पीसीआर प्रक्रिया का पता लगाया। इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम था जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जैव प्रौद्योगिकी में ये, जिसके द्वारा ये जो पुनर्योगज डीएनए की टेक्निक थी ये संपन्न हो पाती है। इस विधि द्वारा क्या करते हैं, डीएनए के छोटे टुकड़े से कुछ ही घंटों में करोड़ों प्रतियां बनाई जाती हैं। मतलब एक डीएनए से अनेक डीएनए बनाने का काम किसके द्वारा होता है, पीसीआर टेक्निक के द्वारा होता है। तो ये ध्यान रहेगा बच्चों, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, इसके द्वारा एक डीएनए से अनेक डीएनए, करोड़ों डीएनए की प्रतियां बनाई जाती हैं। अब ये क्रिया कैसे होती है, ये देखिए, ये एक द्विकुंडलित दो लड़ वाला डीएनए है। इसका पहले क्या करते हैं, इसको ताप से उपचारित करते हैं, तो इसके ये वाला खंड और ये वाला खंड ये अलग अलग हो गए, दूर दूर हो गए, ये खुल गए सबसे पहले ताप के माध्यम से। फिर डीएनए पॉलीमरेज या टेक पॉलीमरेज एंजाइम
के साथ क्या होता है, इसके आगे एक और खंड जुड़ गया, ये जो 5 से 3 था इसके आगे 3 से 5 जुड़ गया, इस 5 से 3 के आगे एक दूसरा 3 से 5 जुड़ गया, और इस तरीके से इनका 2 में प्रसार हो गया, 1 2 खुले, 2 से 4 बन गए। तो ये हो गई पीसीआर की टेक्निक। अब हम देखते हैं पीसीआर का कोई भी नई टेक्निक अपन देखते हैं तो उसका प्रिंसिपल, उसका सिद्धांत अपन सबसे पहले पढ़ते हैं कि किस सिद्धांत पर आधारित है। जीव विज्ञान में क्या, विज्ञान में भी कोई भी नया प्रक्रम होता है तो हम सबसे पहले उसका सिद्धांत, उसकी मूल में वैज्ञानिक सबसे पहले उसका क्या पढ़ेगा, सिद्धांत। तो यहाँ हम देखते हैं ये तकनीक इस सिद्धांत पर आधारित है कि जब डीएनए के अणु को उच्च ताप पर लाया जाता है तब इसका विकृतीकरण हो जाता है, और इसके जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं, ये एक डीएनए का अणु है, ये इसके 2 डबल लेयर्ड है, ये इसके 2 स्ट्रैंड्स हैं। तो क्या होगा, जब हम इसको ताप से संसाधित करेंगे तो ये स्टैंड अलग हो जाएगा और ये स्टैंड अलग खुल जाएगा। ये जो द्विकुंडलिनी श्रृंखला है ये खुल जाएगी। कब, जब इसको उच्च ताप पर लाया जाएगा। उच्च ताप पर सक्रिय डीएनए पॉलीमरेज की सहायता से बार बार दोहराने से डीएनए की अनेक प्रतियां बन जाएंगी। अब जो डीएनए पॉलीमरेज है, जब ये अलग अलग हो गए, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, तो इसके आगे आके दूसरा जुड़ गया और इसके आगे आके दूसरा जुड़ गया। ये किसकी उपस्थिति में हुआ, डीएनए पॉलीमरेज की उपस्थिति में। तो ये बार बार जब ये क्रिया दोहराई जाती है तो डीएनए की कई प्रतियां बन जाती हैं। अब पीसीआर विधि कैसे पूरी होती है, 3 स्टेप्स इस पीसीआर विधि के हम पढ़ेंगे। पहला है विकृतीकरण। विकृतीकरण जैसा कि नाम से पता चल रहा है, विकृत करना, जो इसका द्विकुंडलित, जो इसका ये आकार हमने पढ़ा, ये जो आकार था डीएनए का, इस आकार को चेंज कर देना, ये कहलाता है इसको डीनेचर्ड करना, विकृतीकृत करना। पुनर्योगज डीएनए जिसका आवर्धन करना है, जिस डीएनए को हमें मल्टीप्लन का, आवर्धन मतलब बड़ा करना है, बढ़ाना है, इसको 94 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म, कितना हाई टेम्परेचर हो गया, बॉइलिंग जैसा, 94 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है, जिससे जो इसके ये 2 स्ट्रैंड, ये पहला स्ट्रैंड, ये दूसरा स्ट्रैंड, ये दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं ये खुल जाते हैं और दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाते हैं। ये क्रिया कहलाती है विकृतीकरण। जो इसका कुंडलिनी रूप था वो विकृत हो गया, इसलिए ये प्रोसेस क्या कहलाता है बच्चों, विकृतीकरण। और ये कब होता है, हाई टेम्परेचर 94 डिग्री टेम्परेचर पर ये क्रिया विकृतीकरण की हो जाती। दूसरी क्रिया है एनेलिंग। एनेलिंग में क्या होता है कि दोनों कुंडल जब खुल गए तो प्रत्येक कुंडल एक टेम्पलेट का, एक सांचे का काम करता है और उसके एक के आगे दूसरा आ जाता है, दूसरे के आगे भी दूसरा आ जाता है और दोनों कुंडल 2 अलग अलग डीएनए बना लेते हैं। एनेलिंग में प्रत्येक डीएनए रज्जुक एक सांचे या टेम्पलेट की तरह कार्य करता है। इसे प्राइमर की उपस्थिति में, एक प्राइमर होता है उसकी उपस्थिति में ठंडा किया जाता है। क्या किया जाता है, यहाँ तो हमने क्या किया था, इसको गर्म किया था, और यहाँ क्या करते हैं, एक प्राइमर की उपस्थिति में ठंडा करते हैं। तो विकृतीकरण में हाई टेम्परेचर, एनेलिंग में लो टेम्परेचर। और इससे तीसरे में क्या होता है, इसका विस्तार। इसमें टेक पॉलीमरेज किसका उपयोग किया था, एक एंजाइम है टेक पॉलीमरेज एंजाइम, जो कि एक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है, अपन देखेंगे। इस टेक पॉलीमरेज एंजाइम किसका काम करता है, प्राइमर का। जब ऐसे क्या करते हैं हम, जब हम पेंट करते हैं तो पेंट लगाने से पहले हम वॉल पे क्या लगाते हैं, प्राइमर। तो यहाँ भी डीएनए के 2 खंड हो गए हैं और दोनों खंडों से एक एक डीएनए, दोनों कुंडलों से एक एक डीएनए बन रहा है। तो उस पर पहले क्या काम में लेते हैं, 2 अलग अलग बनाने के लिए जैसे बेस बनाते हैं, वैसे ही पहले यहाँ प्राइमर के 3OH का प्रयोग कर डीएनए के पूरक रज्जुक, कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे ये जो एक था और ये जो दूसरा था, इसके आगे एक और बन गया तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, इसके आगे एक और बन गया। तो ये किसका प्रयोग होता है, ये पूरक रज्जुक का संश्लेषण, एक से दूसरे का संश्लेषण
हो जाता है। प्राइमर एक दूसरे की ओर विस्तारित होते हैं, एक दूसरे की ओर फैलते हैं। टैग पॉलीमरेज एंजाइम ताप स्थायी होता है, जैसे इस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। और इसे टैग पॉलीमरेज किससे प्राप्त किया जाता है? मैंने आपको बताया था, थर्मस एक्वाटिस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। थर्मस टेक, TAQ, T फॉर थर्मस, AQ फॉर एक्वाटिस। ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है जिससे ये पॉलीमर प्राप्त किया जाता है। और ये PCR की 3 प्रोसेस हो गई। सबसे पहले दोनों चेन को अलग करा, फिर उसकी एनेलिंग की, दोनों 2 सांचे बन गए, फिर उसको विस्तारित किया। तो ये PCR के 3 चरण हैं, जिससे कि टैग पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा अनेक पुनर्योगज DNA की अनेक कॉपीज तैयार करी जाती हैं। ये प्रक्रिया बार बार दोहराई जाने के कारण DNA की, कौन सा DNA है ये? पुनर्योगज DNA। कौन से DNA की प्रतियां बना रहे हैं बच्चों हम? पुनर्योगज DNA की 1 अरब तक कितनी प्रतियां बन रही हैं? 1 अरब तक प्रतियां बन रही हैं। किस टेक्निक से बन रही हैं? PCR। तो PCR टेक्निक में, जिसमें हम टैग पॉलीमरेज एंजाइम का और पहले हाई टेम्परेचर 94 डिग्री का और फिर लो टेम्परेचर का और टैग पॉलीमरेज एंजाइम का प्रयोग कर रहे हैं, और इस पुनर्योगज DNA की अरबों प्रतियां बन रही हैं। आया समझ में बच्चों? आगे चलते हैं। अब अगली प्रोसेस है पुनर्योगज DNA का परपोषी कोश। अब बन गई बहुत सारी प्रतियां हमारे पास, अब उसको हमें परपोषी कोशिका के अंदर डालना है। अब हम क्या करेंगे? जब ग्राही कोशिका, जिसके अंदर पुनर्योगज DNA को डालना है, को ग्रहण करने में सक्षम हो जाती है, तो किसी उपयुक्त विधि के द्वारा परपोषी कोशिका में DNA को प्रवेशित कराना है। PCR से जो बहुत सारे पुनर्योगज DNA बन गए, उसको परपोषी कोशिका के अंदर प्रवेश कराना है। यही काम करना है ना? तो देखते हैं बच्चों, अब कैसे होगा, ये किसकी मदद से होगा, कैसे होगा? प्लाज्मिड की मदद से होगा, वाहक की मदद से होगा। यदि एम्पिसिलिन प्रतिरोध जीन युक्त पुनर्योगज DNA को ई कोलाई जीवाणु कोशिका में प्रवेश कराया जाता है, तो इस जीवाणु की कोशिकाएं भी क्या हो जाती हैं? एम्पिसिलिन प्रतिरोधी। कौन सा पुनर्योगज DNA लिया हमने? जो कि एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन उसके अंदर है। कौन सा पुनर्योगज DNA? जिसमें एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन मौजूद है। उसके युक्त को अगर हमने जीवाणु के अंदर प्रवेश करा दिया, तो वो जीवाणु की जो सेल्स हैं वो भी एम्पिसिलिन प्रतिरोधी हो जाएंगी। और ऐसा जीवाणु क्या कहलाएगा? रूपांतरित जीवाणु। पढ़ा है हमने। तो ये रूपांतरित किसके लिए हो गया? एम्पिसिलिन प्रतिरोधकता के लिए रूपांतरित हो गया, बदल गया, तो ये रूपांतरित जीवाणु कहलाएगा। इन रूपांतरित कोशिकाओं को सेलेक्ट कर लेते हैं, चयन कर लेते हैं। यहाँ एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन को वर्ण योग्य चिन्हक, जो कि वाहक की एक विशेषता है, सेलेक्टेबल मार्कर कहते हैं। एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन क्या है? यहाँ सेलेक्टेबल मार्कर या वर्ण योग्य चिन्हक। परपोषी कोशिकाओं का व्यापक पैमाने पर संवर्धन। व्यापक मतलब बहुत बड़े मास स्केल पर उनको संवर्धित करना। पुनर्योगज DNA में उपस्थित बाहरी जीन परिस्थितियों में उत्पाद निर्माण के रूप में अभिव्यक्त होता है। पुनर्योगज DNA में जो अपन ने जो बाहरी जीन डाला था, वो उपयुक्त परिस्थितियों में, उपयुक्त परिस्थितियां होनी चाहिए, ताप दाब उपयुक्त होना चाहिए। उत्पाद, जो उत्पाद हमें बनाना है, चाहे हमें कोई प्रोटीन बनाना है इस विधि पुनर्योगज DNA टेक्निक से, या हमें कोई एंजाइम बनाना है, या कोई और उपयोगी जैव रासायनिक अणु बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? उत्पाद निर्माण के रूप में उपयुक्त परिस्थितियां चाहिए। यदि कोई प्रोटीन, अगर कोई प्रोटीन बनाना है, तो कूटलेखन जीन, प्रोटीन कूटलेखन जीन किसी विषमजात परपोषी में अभिव्यक्त होता है, तो उसको क्या कहते हैं? पुनर्योगज प्रोटीन। जैसे पुनर्योगज DNA कहा था, तो ये भी प्रोटीन कूटलेखन जीन है, इसलिए क्या कहलाएगा? पुनर्योगज प्रोटीन कहलाएगा।
वांछित जीन युक्त परपोषी कोशिका को छोटे पैमाने पर, अगर छोटा पैमाने पर अगर अपने को मान लो कोई प्रोटीन या कोई उत्पाद बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा ही चाहिए, तो उसको प्रयोगशाला में संवर्धित किया जा सकता है। लैब में, लेबोरेटरीज में ही उसको, उसकी मात्रा जितनी अगर बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए तो लैब्स में बन जाती है। लेकिन लैब्स बिल्कुल निर्जमीकृत होनी चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरी और स्टरलाइज्ड होनी चाहिए। लेकिन अगर हमें बहुत सारा चाहिए, व्यापक स्तर पर, व्यापारिक स्तर पर अगर वो पदार्थ चाहिए, तो कोशिकाओं के सतत संवर्धन के लिए क्या करते हैं, लगातार वो बनती रहें प्रयोगशाला में, तो इसके लिए पुराने पोषक माध्यम को निकालने और ताजे पोषक माध्यम को डालने की व्यवस्था प्रयोगशाला में, मतलब पोषक माध्यम क्या होगा, जिसमें सभी उपयुक्त पोषक पदार्थ जो कि उसकी वृद्धि के लिए आवश्यक हैं वो मौजूद हों। तो प्रयोगशाला में ऐसी व्यवस्था की जाती है निर्जमीकृत परिस्थितियों में कि पुराना पोषक माध्यम, जब काम उसके पोषक तत्व खत्म होने लगे तो उसको निकालकर उसकी जगह नए पोषक माध्यम को डाला जा सके। तो ये व्यवस्था की जाती है जिससे वांछित प्रोटीन, जो प्रोटीन हमको चाहिए, वो अधिकतम मात्रा में प्रयोगशाला में हमें प्राप्त हो सकता है। तो पोषक माध्यम उपयुक्त इष्टतम परिस्थितियों में हो और हमेशा ताज़ा पोषक माध्यम मिलता रहे उसके प्रोटीन के निर्माण के लिए। अगर व्यवसाय मतलब किसी, आपको कोई दवाई बनानी है, उसके लिए कोई प्रोटीन चाहिए, कोई एंजाइम बनाना है, कोई टीका बनाना है, उसके लिए हमें बहुत लार्ज स्केल पर वो चाहिए, तो उसके लिए अधिक उत्पादन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों? बायो रिएक्टर। नाम सुना है आपने? बायो रिएक्टर सुना होगा। अभी अपन आगे इसका चित्र भी देखेंगे। तो व्यावसायिक स्तर पर जब इसका उत्पादन किया जाता है तो वो बायो रिएक्टर, ये एक प्रकार का ऐसा बंद पात्र है जिसके अंदर ये क्रियाएं संपादित की जाती हैं। अब बायो रिएक्टर क्या है? जहाँ पर ये बहुत बड़ी मात्रा में, ये जो पुनर्योगज डीएनए तकनीक, जो परपोषी कोशिकाएं हैं, वो बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्त की जाती हैं। एक बड़े पात्र के समान होता है जिसमें सूक्ष्म जीवों, पादप, जंतु या मानव कोशिकाओं की सहायता से कच्चे पदार्थ को जैविक, ये जो कच्चा पदार्थ था इसको किस में बदला? जैविक रूप से विशिष्ट उत्पादों एवं एंजाइमों में बदला जाता है। तो बायोरिएक्टर में क्या किया जाता है? कच्चे पदार्थ को कुछ विशिष्ट जैव उपयोगी पदार्थों में बदला जाता है। बायोरिएक्टर में अनुकूलतम परिस्थितियां, जिसे इष्टतम परिस्थितियां कहते हैं, ताप भी अनुकूल हो, पीएच, आधारी पदार्थ, लवण, विटामिन व ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाती। तो ये बायोरिएक्टर का एक चित्र मैं आपको दिखा रही हूँ बच्चों। एक कॉमन बायोरिएक्टर है, एक बंद पात्र है, टेम्परेचर कंट्रोल की नीडल लगी हुई है, मोटर लगी हुई है, ये घुमाने के लिए यंत्र लगा हुआ है, ये पीएच नियंत्रण है, जीवाणु रहित हवा इसमें प्रवाहित की जाती है, और विलोडन हॉज रिएक्टर है, इसका इस प्रोसेस में प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। तो अब विलोडन और बायोरिएक्टर सबसे ज़्यादा काम है। विलोडन यानी किसी चीज़ को विलोडित करना, हिलाना, जो काम हमारा चम्मच करता है वो यहाँ पर विलोडित हॉज रिएक्टर में एक बीच में जो चीज़ इसमें दिखाई है वो करती है। अब विलोडित हॉज रिएक्टर की कैसी बनावट होती है ये हम देखेंगे। बेलनाकार और घुमावदार, इसका बेस कैसा होता है? घुमावदार आधार वाला होता है, और इसमें वस्तुओं को मिश्रित करने की, विलोडित क्या करता है? हिलाता है। मिश्रित किसको करना है? जो इसमें गैस है, जो ऑक्सीजन है, जो वायु है, उसको पूरे पदार्थ के साथ मिक्स करने के लिए विलोडित करने की मैकेनाइज्ड व्यवस्था होती है। इसका विलोडक मिश्रण को समरूप बनाता है तथा O2 को समान रूप से वितरित करता है। ऑक्सीजन गैस पूरे मिक्सचर में समान रूप से वितरित हो जाती है। तो ये एक दंड विलोडक हौज है। ये जो बीच में, ये जो साधन, ये जो बीच में एक चम्मच के जैसा दिखाया गया है, इसके द्वारा पूरे विलोडक में बुलबुले प्रभावी तरीके से ऑक्सीजन स्थानांतरण, इस विलोडक को यांत्रिक सहायता से इसको घुमाया जाता है और पूरा पदार्थ ऑक्सीजन के पूरे इसमें
मिक्स हो जाता है। दंड विलोडक हौज बायोरिएक्टर, जिसके द्वारा जीवाणु विहीन हवा को बुलबुलों के रूप में, ये बुलबुले दिख रहे हैं, ये जीवाणु विहीन हवा के हैं, और ये जो केंद्र में दिख रहा है ये उसको हिलाने के लिए, मिक्स करने के लिए लगाया गया है। तो अब इसके अलग अलग भाग हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले होता है एक प्रक्षोभक यंत्र होता है, फिर ऑक्सीजन प्रदाय तंत्र जो कि लगातार ऑक्सीजन प्रवाहित होती है, फिर झाग नियंत्रण यंत्र, मतलब जो झाग बन रही है ऑक्सीजन, जब गैस किसी द्रव में मिलाई जाएगी तो झाग बनेगी, तो उसको भी नियंत्रित करने का एक तंत्र होता है। ताप नियंत्रण, ताप को भी कंट्रोल रखना है इसमें, तभी कोई प्रोडक्ट बनेगा। पीएच नियंत्रण तंत्र, पीएच को भी कंट्रोल रखने का तंत्र होता है। और प्रतिचयन प्रद्वार, जिसके द्वारा ये क्या है, निकास द्वार, ये प्रतिचयन द्वार क्या है, निकास द्वार, जिससे समय समय पर बने हुए प्रोडक्ट को बाहर निकाला जाता है, उसे कहते हैं प्रतिचयन द्वार। अब क्या होता है, इस रिएक्टर में पहले कच्ची सामग्री सारी डाल दी जाती है और थोड़े थोड़े समय के बाद बुलबुलों के रूप में हवा प्रवेश कराई जाती है। प्रतिचयन द्वार द्वारा संवर्धन की थोड़ी थोड़ी मात्रा समय समय पर बाहर निकाल ली जाती। तो ये बायोरिएक्टर हो गया, सबसे ज़्यादा विलोडक वाला बायोरिएक्टर पॉपुलर है। अब जो हमें वांछित पदार्थ समय समय पर प्राप्त हो रहा है, इस वांछित उत्पाद का निष्कर्षण, इसको हम कैसे निष्कर्षित करें, ये है हमारा अगला प्रोसेस। बायोरिएक्टर में संवर्धन द्वारा जैव संश्लेषण पूरा होने पर वांछित उत्पादों का क्या किया जाता है, पृथक्करण किया जाता है और फिर उसका शुद्धिकरण किया जाता है। पहले उसको पृथक किया जाता है, फिर उसमें कोई और पदार्थ नहीं हो, इससे उसको शुद्धिकृत किया जाता है, और ये प्रक्रिया कहलाती है अनुप्रवाह संसाधन। जो अनुप्रवाह निकला है उसको संसाधित करके शुद्ध करने की प्रक्रिया अनुप्रवाह संसाधन कहलाती है। वांछित उत्पाद को परिरक्षक द्वारा स्वरूपित किया जाता है, मतलब कोई भी ऐसा परिरक्षक जिससे कि वो उसी रूप में सुरक्षित रहे। जैसे हम सॉस, मुरब्बे, प्रिजर्वेटिव डालते हैं, वो उसको ठीक रखती है, ऐसे ही कुछ परिरक्षी पदार्थ इस उत्पाद में डाले जाते हैं। औषधीय महत्व का होने पर इनका, जैसे कोई टीका है, टीके के लिए अगर हम कोई जैव पदार्थ बना रहे हैं तो उसका चिकित्सकीय परीक्षण किया जाता है। प्रत्येक उत्पाद की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए कई बार, फिर उसकी जो गुणवत्ता ठीक है, अगर कोई टीका है जिसको कि लगाना है तो उसके कई ट्रायल्स किए जाते हैं। पहले एनिमल ट्रायल्स होते हैं, फिर ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं, फिर उस टीके को काम में लिया जाता है। तो ये इसकी गुणवत्ता नियंत्रण के लिए कई बार इसकी जो उत्पाद प्राप्त हुआ है उसकी कई बार टेस्टिंग या परीक्षण किया जाता है। तो ये थे बच्चों पुनर्योगज डीएनए टेक्निक के 7 चरण, जिसके माध्यम से ये टेक्निक पूरी हुई। धन्यवाद।